ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह के आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। आकार लेती स्वास्थ्य क्रांति। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो इन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स यानी एनएचए के हालिया आंकड़े भारत के स्वास्थ्य तंत्र को लेकर कई सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं, पॉजिटिव। और इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि सेहत पर लोगों का खर्च घटा है। वर्ष 2013-14 में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर अपनी जेब से जो 64.2% खर्च करना पड़ रहा था, वह 2021-22 में घटकर 39.4% रह गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे, फ्री डायलिसिस और ऐसे ही अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के चलते स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च कम हुआ है और इस बचत ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। इन योजनाओं के विस्तार से लोगों के करीब 1 लाख करोड़ रुपए बचे हैं और इस सफलता से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएचसी के लक्ष्य को संबल मिला है, जो पिछले कुछ समय से सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। और सेहत पर सरकार के खर्च में बढ़ोतरी हुई है और सीधा संबंध इस पर लोगों के घटे खर्च से है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच सेहत पर सरकारी खर्च जीडीपी के 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया है और कुल सरकारी खर्च में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय भी 3.94% से बढ़कर 6.12% हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की बढ़ती भूमिका एक न्याय संगत स्वास्थ्य प्रणाली की ओर संकेत करती है और इससे जहां लोगों पर आर्थिक बोझ घटा है, तो वहीं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी सुगम हुई। अब आप देखिए, आपका अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो या तो हम खर्च करेंगे या हमारी सरकार खर्च करेगी, ये आप लोग जानते ही हैं। तो आप देखते हैं कि अब सरकार खर्च करने लगी है। आयुष्मान योजना के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। देखिए, इस तरह की जो भी योजनाएं आती हैं, सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इनमें क्या रहता है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, या आप लोग मुख्य परीक्षा में किसी ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उनके बारे में आप बता सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना आपकी 23 सितंबर 2018 से शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आती है। देश के निरंतर उन्नत होते इस बुनियादी ढांचे में सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों की सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी अस्पताल की 1.49 लाख करोड़ रुपए और निजी अस्पतालों की 2.12 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र भी इस मोर्चे पर 56,477 करोड़ रुपए का अहम योगदान करते हैं। खर्च में आप देखते हैं कि वितरण एवं विविधता का यह स्तर स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी खर्च की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है और जिसका प्राथमिक एवं निदानात्मक उपचार दोनों स्तर पर विस्तार हुआ है। खासतौर से ग्रामीण और दूर दराज के वंचित क्षेत्र इससे लाभान्वित हुए हैं। खर्च की पड़ताल करें तो समझ में आता है कि प्राथमिक सेवाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जिसमें कुल व्यय का 46% इन पर हो रहा है और प्राथमिक सेवाओं पर तो सरकारी खर्च 50% तक है, जो दर्शाता है कि मूलभूत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं आप देखिए, द्वितीयक सेवाओं पर 33% और तृतीयक सेवाओं पर 16% खर्च इस बात का संकेत है कि सभी स्तरों पर संतुलन साधा जा रहा है। समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से उन्नत किया जा रहा स्वास्थ्य ढांचा न केवल कोविड महामारी जैसी आकस्मिक चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम बनाएगा, बल्कि गैर संचारी रोगों के बढ़ते दायरे से निपटने में भी मददगार होगा और लंबे अरसे से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित इलाकों में भी इन सेवाओं की पहुंच और विस्तार के लाभ सामने आ रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तक हर व्यक्ति की पहुंच हो, क्योंकि हर किसी की ये मूलभूत जरूरतें हैं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का विस्तार भी स्वास्थ्य पर लोगों के खर्च को घटाने में मददगार साबित हो रहा है। सरकार ने बीमा योजना और ऐसी ही कुछ अन्य पहल की हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला है। वर्ष 2014-15 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जो खर्च 5.7% था, वह 2021-22 में बढ़कर 8.7% हो गया है, जो इसका सूचक है कि स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर वित्तीय जोखिम झेलने वाले लोगों को एक सुरक्षा आवरण प्राप्त हुआ है। भारत में लंबे समय से यह सिलसिला कायम रहा है
कि बीमारियों के चलते परिवार के परिवार गरीबों के दलदल में चले जाते थे। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उनके लिए एक बड़ा संबल बनकर उभरी है। स्वास्थ्य पर सरकार के बढ़ते खर्च और लोगों पर घटते वित्तीय बोझ के देश को सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े दूरगामी लाभ हासिल होंगे और इससे शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के साथ ही जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, सेहतमंद होने से लोगों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और जिससे आर्थिक वृद्धि को तेजी के नए पंख भी लगेंगे। क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं कि सबसे महंगा स्वास्थ्य ही है और अगर आप देखते हैं कि किसी गरीब को कोई बीमारी हो जाए तो उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इन सकारात्मक रुझानों के बीच अभी भी कुछ ऐसे बिंदु सामने आते हैं जिन पर सरकार समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य पर बड़े खर्च के साथ ही इसमें हासिल हो रहे फायदों की निरंतरता का भी ध्यान रखना होगा। अब आपको कहता हूं ना इस तरह के आर्टिकल पढ़ने के लिए। अब आप देखिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी ये उपलब्धियां हैं। अब आप देखिए कुछ चिंताएं भी जताई जा रही, कुछ सुधार भी बताए जा रहे हैं। तो आप देखिए ये भी ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, समुचित तंत्र को और सुदृढ़ बनाना होगा, सुनिश्चित किया जाए कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह की गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके लिए स्वास्थ्य ढांचे में कुशल मानव संसाधनों के साथ अत्याधुनिक तकनीकों के समावेश से जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कमर कसनी होगी। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही इस पर नजर बनाए रखी जाए कि जो सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। बीमारी की शुरुआती स्तर पर पहचान के तंत्र को भी प्रभावी बनाना होगा और आप देखिए ताकि अगले चरण में बीमारी के बिगड़ने पर जो अधिक खर्च एवं जटिलताएं बढ़ती हैं उन्हें दूर किया जा सके और इससे लोगों को लाभ मिलने के साथ ही स्वास्थ्य तंत्र पर भी बोझ घटेगा। और कुल मिलाकर एनएचए के आकलन यही दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। निस्संदेह यह प्रगति प्रशंसनीय है, लेकिन इस क्रम को यथावत रखने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही पर्याप्त नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक होंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के बड़े खर्च ने एक मजबूत बुनियाद रखी है, लेकिन अगले चरण के स्वास्थ्य सुधारों में गुणवत्ता और दीर्घकालिक निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि प्रत्येक नागरिक तक उत्तम कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती दरों पर पहुंचे। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है, इनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है। इन दोनों लोगों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये आप देखिए उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर बुजुर्ग। तो देश के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को बीते दिनों सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आप देखिए करीब 6 करोड़ वरिष्ठ जनों को 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा, यानी कि 5 लाख तक उनका फ्री इलाज हो पाएगा। और सबसे बुरी स्थिति आप देखते हैं कि बुढ़ापे में ही रहती है। बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की यह योजना अनायास नहीं है। हाल में प्रकाशित 4 रिपोर्टों में देश में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी का आकलन किया गया और इन सभी ने केंद्र सरकार का भी ध्यान खींचा है। और इनमें पहली रिपोर्ट कुछ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है और उनका यह अध्ययन +1 नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ। इससे पता चला है कि आज देश का हर चौथा बुजुर्ग स्मृति लोप, भाषा का ठीक से प्रयोग न करने, सोचने समझने, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाने तथा अपने दैनिक कार्यों में समस्या का अनुभव करने जैसी दिक्कतों से जूझ रहा है। दूसरी रिपोर्ट एसबीआई की है और जिसमें कहा गया है कि भारत की कामकाजी आबादी की औसत आयु 2021 में 24 वर्ष के मुकाबले 2024 में बढ़कर 28 से 29 वर्ष होने की संभावना है। और आज आप देखें चीन की कामकाजी औसत आयु 39.5 साल है, वहीं यूरोप में यह 42 साल और उत्तरी अमेरिका में 38 साल है, एशिया में 32 साल है। वैश्विक स्तर पर यह औसत आयु 30.4 वर्ष है। वर्ष 2001 में बुजुर्गों की जो आबादी 7.9 करोड़ थी वह 2024 में बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। बुजुर्गों की यह आबादी देश की कुल जनसंख्या का 10.7% है। इनमें 7.7 करोड़ पुरुष तथा 7.3 करोड़ महिलाएं हैं। 2001 में जो कामकाजी आबादी 58.6 करोड़ थी, 2024 में इसके 91 करोड़ रहने की संभावना है। इस प्रकार जल्द ही देश की कुल आबादी में 67% हिस्सेदारी कामकाजी लोगों की होगी। और इस कड़ी में मैन एंड वीमेन नामक तीसरी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की है। जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कोई लिख रहे हैं, बुजुर्गों के बारे में लिख रहे हैं, तो इन रिपोर्टों का उल्लेख आप लोग वहां कर दिया करिएगा, इन रिपोर्टों को नोट कर लिया करिएगा, इन आंकड़ों को नोट कर लिया करिएगा। यह बताती है कि 2036 तक देश में बच्चों एवं किशोरों की आबादी में तेजी से गिरावट आएगी। दूसरी ओर बुजुर्गों और मध्यम उम्र के लोगों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत 9.5% है। वहीं 2036 में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 13.9% हो जाएगी। चौथी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की है
अब आप लोग संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में जरूर रखा करिएगा याद। UNFPA के बारे में बात कर रहा हूं। PA इसे यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड भी कहते हैं आप लोग। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर USA में देखने को मिल जाएगा। तो आप देखें UNFPA की भारत प्रमुख इंडिया ब्रोजनार के एक साक्षात्कार में दिए बयान से जुड़ी है। उसके अनुसार भारत में अगले 25 वर्षों में देश की आबादी में 60 वर्ष से कम अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर 20.8% हो जाएगी, अर्थात देश में हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। UNFPA के अनुसार 2024 से 50 के बीच देश की कुल आबादी 18% बढ़ेगी, मगर वृद्ध जनसंख्या में 134% तक की बढ़ोतरी होगी। देश में जिस प्रकार बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, उसकी कामकाजी युवाओं और वृद्धजनों के बीच असंतुलन के आसार बढ़ रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में सबसे युवा जनसंख्या वाला देश अभी, इसका फायदा उठाया जा सकता है अगर सरकारें चाहें और अच्छा प्रशिक्षण देके, वरना आगे चलकर ये बुढ़ापा भी आएगा इनका युवाओं का। एक खास बात यह भी है कि विकसित देशों मसलन जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे देशों में जनसंख्या के बढ़ने का स्तर अमूमन शून्य हो चुका है। निसंदेह भविष्य में वहां वृद्धजनों की संख्या बढ़ेगी, कार्यशील जनसंख्या कम हो जाएगी और जिससे उत्पादन स्वतः ही घटेगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। उपयुक्त चारों रिपोर्टों का सार यह है कि यहाँ अगर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो उससे कहीं बढ़ते हुए अनुपात में कामकाजी युवक युवतियों की संख्या भी बढ़ रही है। आज ब्राजील, रूस, भारत और चीन में जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है। भविष्य में आप देखेंगे केवल भारत देश ही एक ऐसा होगा जहां कार्यशील और ज्ञानाश्रित युवा जनसंख्या संपूर्ण विश्व में अपना परचम फहराएगी। आज देश में बुजुर्गों से जुड़े सामाजिक ढांचे तथा युवाओं और वरिष्ठ जनों के बीच बढ़ रहे पीढ़ीगत अंतराल और जनसंख्यात्मक असंतुलन को लेकर चिंता देखिए। यदि देश के युवाओं की ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और सामर्थ्य देश के काम आएगा तो उसी अनुपात में देश के वरिष्ठ जनों का लंबा अनुभव भी इन युवाओं की सुरक्षा में ढाल का कार्य करेगा। अब एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं। अब आप सोचिए अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, वो 5 अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, तो आप देखेंगे उस परिवार की स्थिति सुधरेगी, उस राज्य की स्थिति सुधरेगी और हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। और वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, अगर उन्हें अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिलता है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो वो आप देखते हैं कि एक तरह से हमारे देश के ऊपर, परिवार के ऊपर बोझ बढ़ने लगेंगे, बोझ बनने लगेंगे। आगे चलकर वही बूढ़े होंगे तब भी बोझ बनेंगे। किसी भी देश को महान वहां के रहने वाले लोग बनाते हैं, यही लोग आगे चलकर उस महान देश के महत्वपूर्ण नागरिक बन जाते हैं। परंतु भारत जैसे सुसंस्कृत देश के बुजुर्ग नागरिक यहाँ उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका, आप देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप में किसी भी राजनीतिक दल में इतना साहस नहीं है कि वे वहां के वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी कर सकें। यूरोप अमेरिका के बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण पर खर्च होता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया के विभिन्न देशों में आम नागरिकों को श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं मिलने से वहां की औसत आयु 80 वर्ष को भी पार कर रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वरिष्ठ नागरिकों के पास एक लंबा कौशल और अनुभव होता है, परंतु हमने उन्हें निरर्थक और एवं अनुपयोगी समझकर अपनी सामाजिक पूंजी से अलग कर दिया। सरकारों द्वारा उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो, रेल एवं हवाई यात्रा में छूट अथवा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुलभता के साथ साथ उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हो। याद रहे कि जो समाज एवं राष्ट्र अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करता है वह वर्तमान के साथ सुनहरी भविष्य के लिए भी अपनी सामाजिक पूंजी को सहेज कर रखता है। वर्ष 2047 तक हम जिस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं वह वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते संख्यात्मक बल से जुड़े लंबे अनुभव और युवाओं की कार्यात्मक ऊर्जा एवं शक्ति के मध्य सहक्रिया के सेतु पर संतुलित पद चापों से ही हो पाएगी। लेखक उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इनका नाम है डॉक्टर विशेष गुप्ता। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। हमारे देश में आप देखिए आए दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। बुजुर्गों के साथ जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, परिवारों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, बेटों के द्वारा, बेटियों के द्वारा, बहुओं के द्वारा, वो सब आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे। इसलिए भी सरकार को बुजुर्गों की तरफ ध्यान देना पड़ा और देना चाहिए भी। इसलिए आप देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बुजुर्गों को भी शामिल किया गया। अच्छी बात है। प्रभु का स्मरण, परमपिता के स्मरणों से सभी कष्टों और समस्याओं का निदान संभव है। यह औषधि के समान है। सच्ची मनोपवित्र हृदय से प्रभु से किया गया निवेदन व्यर्थ नहीं हो सकता है। अनुभव यह कहता है कि भगवान का स्मरण समस्त विकारों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इसलिए साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसी युक्ति से अपने जीवन का उद्धार कर सकता है।
और प्रभु का निरंतर स्मरण करना कोई कठिन विषय नहीं है। इस लोक में अन्य विषयों के साथ ही भगवान के स्मरण करते रहने में कोई व्यवधान नहीं है। लोग तो प्रयोग के अभ्यस्त हैं, लेकिन अभ्यास का प्रयोग होना चाहिए। पृथ्वी पर जन्म के बाद परम उद्देश्य को धारण करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर मानव मात्र अंधकार में भटकता है और लाखों योनियों में जन्म लेकर कष्टों को भोगता फिरता है। इसलिए सभी भक्त जनों को अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा। किसी भी समय, किसी भी अवस्था, किसी भी क्रम में ईश्वर का स्मरण किया जाना श्रेष्ठ योग है। प्रभु के स्मरण मात्र से समस्त संतापों का समन होता है और स्मरण करते रहने से ही अनेक शक्तियां सिद्ध होती हैं। और आप देखिए, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक स्मरण शक्ति का ही तो सब खेल है, जो प्रकृति द्वारा स्वतः प्रदत्त है। विषयों के आप देखिए स्मरण में पूर्ण समय गंवाना उचित नहीं है। कुछ क्षण हरि स्मरण के लिए समर्पित करना अधिक श्रेयस्कर है। लोगों को सांसारिक विषयों में तो रस मिलता है, लेकिन प्रभु स्मरण में कई लोगों का ना मन लगता है, ना बुद्धि चलती है। कायिक चेष्टाएं तो स्फूर्त हैं, आत्मिक गति को धारण नहीं कर पाती। यही जीव का भ्रम एवं है, जो बढ़ता ही जाता है। माया मोह का तंत्र घटता तो है नहीं, अपितु दिनों दिन बढ़ता जाता है। ऐसे में अपने स्वामी का स्मरण कठिन कार्य प्रतीत होता है। मन बुद्धि से समर्पण का भाव ना हो तो स्मरण नहीं हो सकता है। ये आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। विकास की गति शक्ति, तो देश में आप देखिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 3 वर्ष पहले शुरू की गई पीएम गति शक्ति योजना पर प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि यह एक परिवर्तनकारी पहल है। इसके जरिए भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। निश्चित रूप से इस महत्वाकांक्षी योजना के बीते 3 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। 1 दर्जन से अधिक मंत्रालयों में समन्वय कायम करने वाली इस योजना के चलते केवल बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में ही सफलता नहीं मिलती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्री भेजने में लगने वाले समय को कम करने में भी कामयाबी हासिल हुई है। देश की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे का निर्माण विकसित भारत के सपने को साकार करने की एक अनिवार्य शर्त है। इस योजना की सफलता का मूल्यांकन इससे किया जा सकता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गति शक्ति के इस्तेमाल के लिए समझौता किया है। ये आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये श्रीलंका है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। ये अच्छा हुआ कि पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने के बाद अब इस योजना के अगले चरण में बुनियादी ढांचे संबंधी जिला स्तरीय योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी दिखती है और इससे कई बार आप देखते हैं योजनाएं देरी से शुरू हो पाती हैं। इसी तरह उनमें तालमेल के अभाव के चलते ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं और इसके चलते बुनियादी ढांचा संबंधी योजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती है और उनमें समय भी अधिक लगता है। जब सभी राज्यों में बुनियादी ढांचा संबंधी जिला स्तरीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को के एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तब आप देखते हैं कि तब फिर इस आवश्यकता की भी पूर्ति होनी चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं में ना तो दलगत राजनीति आड़े आए और ना ही विभागीय असहमतियां। उचित यह होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे बुनियादी ढांचे संबंधी प्रत्येक योजना का मूल्यांकन और उनकी समीक्षा उसी तरह से हो जैसे पीएम गति शक्ति योजना के तहत होता है। इसमें संदेह नहीं कि पीएम गति शक्ति योजना विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय कायम आप देखते हैं कि करने और योजनाओं को सही तरह से आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुई है। लेकिन इस योजना के तहत यह भी देखा जाना चाहिए कि बुनियादी ढांचे संबंधी जो भी निर्माण हो रहे हैं वे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं में यह देखने में आता है कि जो निर्माण कार्य किया गया होता है उसमें आप देखिए कुछ ही समय बाद विस्तार करने या समानांतर कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता विश्व स्तरीय है। ये आप देखिए पीएम गति शक्ति योजना की उपलब्धियां बताई जा रही है। ये भरोसे की सवारी हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने स्वर्णिम काल में है और यह आप देखते हैं प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए गर्व के साथ खुशी के पल भी है। शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भव्य आयोजन किया गया और जिसमें निगम की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की रणनीति का खाका भी जनता के सामने रखा गया। सजग, साधना और सविनय सेवा के सूत्र वाक्य के साथ लोगों को परिवहन सुविधा देने वाला HRTC प्रतिदिन 50 लाख रुपए सामाजिक सरोकार के तहत खर्च करता है
और इसमें आप देखिए 27 प्रकार की श्रेणियां शामिल हैं और जिसके लिए अनुदान दिया जा रहा है। और इनमें आप देखते हैं कि इसमें स्कूल जाने वाले छात्र, दिव्यांग, बीमार और महिलाएं शामिल हैं। देश के सबसे लंबे रूट का गौरव प्राप्त करने वाली सरकार के इस महत्वपूर्ण उपक्रम का सफर चुनौतियों भरा रहा है। कर्मचारियों को कई अभावों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई बार आप देखिए समय पर वेतन नहीं मिलता है और 55 महीने से रात्रि भत्ता और कर्मचारियों व पेंशनरों की चिकित्सा बिल लंबित हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लंबित रात्रि भत्ते की अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपए और चिकित्सा बिलों के लिए 9 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर परिवहन निगम को 1500 ई बसों की खरीद के लिए वित्तीय मदद करने की आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही निगम के अधिकारियों को अब ई वाहन प्रयोग करने के लिए कहा है। निगम को घाटे से उबारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारियों व अधिकारियों का युक्तिकरण किया जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि कर्मचारियों की समस्याएं हल होंगी और वे दुगने उत्साह के साथ कार्य कर निगम को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेंगे। ये आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय चाइना से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। इस सतत विकास की मिसाल बना तिरुपुर। तो कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर तमिलनाडु की तिरुपुर ने देश का पहला रासायनिक कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बनकर नई पहचान बनाई है। अब आप देखते हैं कि कोई अच्छा इस तरह के टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो कचरा मुक्त पर कुछ लिख रहे हैं, आप लोग प्रदूषण पर कुछ लिख रहे हैं, तो आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं तमिलनाडु के तिरुपुर का। यहाँ 10,000 से ज्यादा कारखाने संचालित होते हैं और इन कारखानों से निकलने वाली कचरे ने पूरे इलाके को प्रदूषित कर दिया। भूजल स्तर 1000 फीट नीचे चला गया। इसके कारण स्थानीय समुदाय को जल संकट का सामना करना पड़ा। यहाँ की मुख्य नदी नोएल नाले में तब्दील हो गई। जलाशयों में मछलियों की संख्या कम हो गई और पक्षियों का आना बंद हो गया। लेकिन आप देखते हैं कि इस स्थिति में उद्योगपतियों और स्थानीय प्रशासन ने जो कदम उठाए वे सराहनीय है। वर्ष 2014 में तिरुपुर की फैक्ट्रियों ने अपने कचरे को प्रोसेस करना शुरू किया और जिससे धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। तिरुपुर की उद्योग इकाइयों ने लगभग 70 लाख प्लास्टिक बोतलों को रोज प्रोसेस करके उन्हें औद्योगिक उत्पादों में बदलने का काम शुरू किया और इस प्रक्रिया से न केवल प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण हुआ बल्कि उद्योगों को नई सामग्री भी उपलब्ध हुई है। वहीं कई सूख चुकी झीलों का भी जीर्णोद्धार हुआ है और इसमें नोएल नदी में बहाव फिर से आ गया है और जिससे आप देखिए मछलियां और पक्षी वापस लौट आए हैं। भूजल स्तर भी सुधार हुआ है और यह 150 से आप देखते हैं कि 300 फीट के बीच आ गया है। यहाँ के उद्योगपतियों और प्रशासन ने भाप लिया कि यदि उन्हें दीर्घकालिक विकास की ओर बढ़ना है तो पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। लिहाजा उद्योगों ने कार्यप्रणाली में सुधार किया और कचरे के उचित प्रबंधन की दिशा में काम शुरू किया। जब किसी क्षेत्र में उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहता है तो वहां विकास और स्थायित्व की संभावना बढ़ जाती है। और तिरुपुर का यह कदम इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि इसने प्रदर्शित किया एक औद्योगिक क्षेत्र भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाकर आप देखते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जब समाज सही दिशा में काम करता है तो बड़े बदलाव संभव होते हैं। यहाँ के उद्योगपतियों ने यह सिद्ध कर दिया कि आर्थिक मुनाफा ही सब कुछ नहीं है, पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझा कि यदि वे अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे तो वही संसाधन उन्हें लंबे समय तक लाभ देंगे। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तिरुपुर का उदाहरण हमें दिखाता है कि समस्याओं की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही दृष्टिकोण और एकजुटता से उसका समाधान किया जा सकता है। यदि हम विकास की ओर बढ़ते हुए पर्यावरण को संजोए रखें तो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पूर्वज जो थे वो छोड़ गए ना हमारे लिए, जितना भी अच्छा छोड़ गए, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम लोग सहेज के रखें। विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बस इतनी बातें हैं। ये आप देखेंगे यहाँ भी टिप्पणियां रहती हैं, ये टिप्पणियां देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। गोल्ड लोन के प्रति बढ़ते रुझान का अर्थ, और हमारे देश में आप देखते हैं कि सोना बड़ा प्रिय है, लोग पहनते हैं। हमारे देश में महिलाओं के लिए और अच्छा और ज्यादा प्रिय है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तेज आर्थिक विकास के चलते यदि किसी देश पर
वित्तीय बचत की दर कम हो तो उसकी पूर्ति ऋण में बढ़ोतरी से की जा सकती है। भारत में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात अन्य विकसित एवं कुछ विकासशील देशों की तुलना में अभी बहुत कम है, परंतु हाल के समय में भारत का सामान्य नागरिक ऋण के महत्व को समझने लगा है एवं भौतिक संपत्ति के निर्माण में अपना बचत के साथ साथ ऋण का भी अधिक उपयोग करने लगा है। कुछ बैंक सामान्य जन को ऋण प्रदान करने हेतु प्रतिभूति की मांग करते हैं। भारत में सामान्य जन के पास स्वर्ण के रूप प्रतिभूति उपलब्ध रहता है, अतः स्वर्ण ऋण बहुत अधिक चलन में आ रहा है और विशेष रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण की प्रतिपूर्ति के विरुद्ध स्वर्ण ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप देखते हैं कि भारत में तेजी से बढ़ रहे स्वर्ण ऋण के कारणों एवं कारकों का वर्णन इस लेख में किया गया है। भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 39,687 करोड़ रुपए के स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए गए थे और स्वीकृत की जाने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में बढ़कर 62,835 करोड़ रुपए हो गई एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में और बढ़कर 79,218 करोड़ रुपए हो गई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में स्वर्ण ऋण के मामले में 26% की आकर्षक वृद्धि दर हासिल की है, जबकि अन्य प्रकार के ऋणों में इसी अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 12% की रही है। भारतीय नागरिक स्वर्ण ऋण के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो रहे हैं। आज भारत के विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां विभिन्न बैंकों द्वारा भारी मात्रा में स्वर्ण ऋण ये आप देखिए स्वीकृत किए जा रहे हैं। समस्त अगस्त 2024 माह में बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने मिलकर 41% की वृद्धि दर हासिल करते हुए 1.4 लाख करोड़ रुपए के स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए हैं। आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल ऋण में स्वर्ण ऋण का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर स्कूटर एवं 4 पहिया वाहनों के लिए प्रदान किए गए ऋणों का ऋण है। इसके बाद तीसरे स्थान पर व्यक्तिगत ऋण 14% के भाग के साथ है एवं इसके बाद जाकर गृह ऋण का नंबर आता है जो कुल ऋण का 10% है। बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वर्ण ऋण पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी शिथिल नियमों का पालन करना होता है। अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में स्वर्ण ऋण पर जोखिम का भार तुलनात्मक रूप से कम रहता है और इससे बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी स्वर्ण ऋण प्रदान करने की ओर आकर्षित होती हैं। और यहाँ आप देखते हैं स्वाभाविक रूप से प्रश्न उभरता है कि पिछले लगभग 3 वर्षों के दौरान भारत के नागरिकों में स्वर्ण ऋण के प्रति इतना रुझान क्यों बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण के भंडार बढ़कर 822 मैट्रिक टन से भी अधिक हो गए, परंतु विश्व स्वर्ण काउंसिल के एक अनुमान के अनुसार भारतीय नागरिकों के पास स्वर्ण के भंडार बढ़कर 25,000 टन से भी अधिक हो गए हैं और जिनकी बाजार कीमत 2020 में 109 लाख करोड़ रुपए थी। भारत में नागरिकों के पास स्वर्ण भंडार विश्व के कुल स्वर्ण भंडार का 11% है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 750 टन स्वर्ण का आयात होता है और पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में 17,500 टन स्वर्ण का आयात हुआ है और 2019 से मार्च 2024 के दौरान स्वर्ण भंडार 40% से बढ़ गए हैं। और आप देखिए दरअसल भारत में दीपावली धनतेरस के शुभ अवसर पर स्वर्ण की खरीद को शुभ माना जाता है एवं मध्यम वर्गीय परिवार भी धनतेरस के दिन स्वर्ण की खरीद प्रति वर्ष करते हैं। ऐसे भारत के करोड़ों परिवारों के पास स्वर्ण का स्टॉक उपलब्ध रहता है। पिछले कुछ आप देखते हैं कि वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा स्वर्ण ऋण प्रदान करने के संबंध में नियमों को बहुत सरल बनाया और अब भारतीय नागरिकों को स्वर्ण के स्टॉक के विरुद्ध ऋण बहुत ही आसान शर्तों पर उपलब्ध होने लगा है। भारत में प्रचलित परंपराओं के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा स्वर्ण को बेचना शुभ नहीं माना जाता है, जबकि स्वर्ण को खरीदना शुभ माना जाता है। अतः स्वर्ण को बाजार में बेचने के स्थान पर स्वर्ण को बैंकों में गिरवी रखकर उसके विरुद्ध बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त करना ज्यादा उचित माना जाता है। और हाल ही के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार बहुत तेजी से गति से आगे बढ़ रहा है और विभिन्न कंपनियों के शेयरों में किए गए निवेश पर 12% से लेकर 20% तक की आय प्रति वर्ष होने लगी। इससे बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक खुदरा निवेशक शेयर बाजार में निवेश करने हेतु आकर्षित हुए हैं। चूंकि स्वर्ण ऋण बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं, अतः मध्यम वर्गीय परिवार स्वर्ण ऋण को लेकर पूंजी बाजार में निवेश अथवा 4 पहिया वाहन खरीदने एवं गृहों का निर्माण करने लगे हैं। स्वर्ण ऋण की राशि आसान किस्तों में जमा करानी होती है, अतः स्वर्ण लेने वाले नागरिकों पर कोई बहुत अधिक दबाव भी नहीं पड़ता है। उक्त कारणों से हाल ही वर्षों में स्वर्ण ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है। और चूंकि बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए जा रहे स्वर्ण ऋण में वृद्धि दर अतुलनीय रही है,
अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉर्ड ऋण स्वीकृत करने संबंधी नियमों के कठोर अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हाल ही में चेताया भी है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ताकि इन बैंकों द्वारा सॉर्ड ऋण स्वीकृत करने में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सके। अतः सॉर्ड ऋण के खाते और गैर निष्पादनकारी अस्थियां एनपीए में परिवर्तन नहीं हो। यदि बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सॉर्ड ऋण संबंधी नियमों का अनुपालन अक्षरशः किया जाता है तो सॉर्ड ऋण खाते का गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित होना संभव नहीं है। हाँ, यदि असली स्वर्ण के स्थान पर नकली स्वर्ण के विरुद्ध ऋण स्वीकृति किया जाए तो स्वर्ण ऋण खाते की गैर निष्पादनकारी अस्थि में परिवर्तित होने की संभावना बन जाती है। इसलिए स्वर्ण ऋण प्रदान करते समय बैंकों को ऋण असली है इसकी पक्की जानकारी होनी चाहिए आवश्यक है। इसके लिए स्वर्ण की जांच पुख्ता तरीके से की जानी चाहिए। भारत के संदर्भ में गढ़ने होंगे अपने विमर्श। ये आज वैश्विक स्तर पर आप देखिए भारत के विरुद्ध कई झूठे विमर्श गढ़े जा रहे हैं। हाल ही के समय में इस प्रक्रिया से कुछ रफ्तार पकड़ी है। विमर्श के माध्यम से जनता के मानस को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और वस्तुतः पश्चिमी एवं भारतीय विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे भारत में व्यापार के मामले शुभ लाभ की विचारधारा पर कार्य किया जाता है, परंतु पश्चिमी देशों में पूंजीवाद का अनुसरण करते हुए व्यापार में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए चाहे सामान्य जन को कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, इससे शुद्ध लाभ की संज्ञा दी जाती है। पश्चिमी एवं अन्य कई देशों में आज पूंजीवाद का विचारधारा को ही अपना लिया है और जिसके परिणाम स्वरूप केवल लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार आप देखते हैं कि व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति आज कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक हो गई है। अब टाटा को देख लीजिए, कितने सामाजिक कल्याण के काम करते थे। पूंजी से वो लाभ से ज्यादा लोगों के कल्याण, लोगों के भरोसे को बना के रखते थे। और पश्चिमी देशों के नागरिक, ये आप देखते हैं कि पश्चिमी देशों के नागरिकों के लक्ष्य भौतिक जड़ हो रही है और चेतना कहीं पीछे छूट रही है। केवल आर्थिक विकास अर्थात अर्थ का अर्जन करना ही जैसे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य हो, परंतु भारत के नागरिक सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के एहसास के प्रति भी सजग दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें चेतना के दर्शन भी होते हैं। इसलिए भारत ने विश्व में दिलों को जीता है एवं कभी भी किसी देश पर आक्रमण करते हुए उनकी भूमि के 1 इंच हिस्से पर भी अपना कब्जा नहीं जमाया। पश्चिमी विचारधारा में उत्पादों के अधिकतम उपभोग को जगह दी गई है। आज को अच्छी तरह से जी लें। कल किसने देखा, यह पश्चिमी सोच चर्च की प्रेरणा एवं भौतिकवाद का पर आधारित ये आप देखते हैं कि है। इस्लाम एवं ईसाइयत में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना है वह इसी जन्म में करना है और इसके लिए विपरीत भारतीय सनातन संस्कृति में पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इससे भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग में संयम बरता जाता है एवं उत्पादन में बहुलता होने की विचारधारा पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और अन्य कोई भूखा ना सोए। यह भारतीय विचारधारा है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म का आशय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से है। कुछ विदेशी शक्तियां भारत के विरुद्ध झूठे विमर्श गढ़ने में व्यस्त है, तो भारतीयों को भी अपने बारे में सत्य पर आधारित विमर्श गढ़ने की भांति आवश्यकता है। भारतीय सनातन संस्कृति तो इस धरा पर उपस्थित समस्त जीवों के भले की बात करती है, इसलिए भारत में पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, जंतु आदि को भी पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से आज पूरे विश्व में हिंसा व्याप्त है। इस हिंसा को केवल भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपनाकर ही रोका जा सकता है। भारत के बारे में वास्तविक एवं सत्य पर आधारित विमर्श को गढ़कर इस विमर्श के माध्यम से विश्व के अन्य देशों के नागरिकों को भारतीय सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित किया जा सकता है। एक बात आप लोग जान लीजिए, जब देखिए हिंदू धर्म की बात होती है, सनातन की बात होती है, तो वो किसी एक धर्म से जोड़ लेते हैं और धर्म को मुझे लगता है व्यापक रूप में देखने की जरूरत है। हम लोग नहीं कह देते हैं कभी कि आपका ये धर्म है, आप इसे अच्छे से निभाइए, यानी कि आप समझ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग कई बार कह देते हैं ना, तो उस धर्म से जोड़ के देखना चाहिए कि अपने कर्तव्य से एक बार। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। इस धर्म का मतलब ये थोड़ी है मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म या सिख, बौद्ध, कोई धर्म की बात हो रही, अपने कर्तव्य की बात हो रही है एक तरह से। वंचित शोषितों पर बेसर होता बहन जी का जादू। अब आप देखिए मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, इस बार आप देखिए विधानसभा की सीट में 1 सीट मिली थी उन्हें और लोकसभा में तो 0 है और वो भी 1 सीट उस विधायक का अपनी वजह से जीत पाया था। तो उन्हीं की बात हो रही, देख सकते हैं पढ़ना हो। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प पूरा होने का दौर। ये भी मोंगली में आयोजित आवास मेला में महिला हितग्राही को मकान की चाबी सौंपते केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू।
और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, ये आप देखिए छत्तीसगढ़ की बातें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।